हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक VW वाला राहुल क्लासेस सेंटर पर। हम आपको यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। आपको ऐसा जैसा पता होगा कि हम आपको बता रहे थे कि 16 तारीख से हमारे यूट्यूब चैनल पर क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। 16 दिन सोमवार सुबह का टाइम है। गुड मॉर्निंग बच्चों। क्योंकि आपको 6 बजे क्लास देखने को मिलेगी। 10th की 6 बजे देखने को मिलेगी 6 AM पर। और 12th की जो हमारी क्लासेस हो रही हैं 1 शॉट, वो होंगी राहुल कुमार बालाजी यूट्यूब चैनल पर। वो आपको देखने को मिलेंगी शाम 8 PM पर। अगर आपको दोनों देखनी हो तो ये 10th की क्लास यहाँ चल रही है और 12th की क्लास वहाँ पर चलने वाली है 8 बजे। ओके गाइस, तो हम अपने आज क्या पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया था, अपना टाइम टेबल भी शेयर किया था। तो हम पहले पढ़ेंगे बायोलॉजी, पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है 10th की बायोलॉजी में जैव प्रक्रम। तो आज हम इसे ही पढ़ेंगे क्योंकि इसमें देखते हैं क्या होता है। तो आज हम इसके 3-4 भाग होते हैं। तो हम आज इसे पोषण का कंप्लीट करेंगे, फिर श्वसन का, फिर उत्सर्जन का। ऐसे 4 भाग कंप्लीट करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके गाइस, और 5वां पार्ट आपका होगा क्वेश्चन का प्रैक्टिस। 5 पार्ट में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, तो आज अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा क्या है। तो आपका जैसा दिख रहा होगा स्टूडेंटों, जैव प्रक्रम। यहाँ जैव प्रक्रम लिखा है। जैव प्रक्रम के 2 भाग हैं, जीवों में श्वसन और पोषण। पोषण या सांस लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सांस लेने की प्रक्रिया उच्छ्वास, गैसीय विनिमय, निश्वास छोड़ते हैं। ओके गाइस। और पोषण उसी प्रकार पौधों में स्वपोषण, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा। आज हम सारे चीज़ पढ़ेंगे। ये जितने पॉइंट दिए गए हैं आज हम इनके सारे को चर्चित करेंगे। ओके गाइस, यहाँ शॉर्ट में बताया गया है आपको। ये आपको याद रखना बेहद अनिवार्य है। जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके, आपको समझ आ रहा होगा। हम श्वसन में ये सारी चीज़ पढ़ेंगे, जैसे जीवों में श्वसन पढ़ेंगे और यहाँ पोषण हम पढ़ेंगे। जंतुओं में विषम पोषण चरण पढ़ेंगे, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। ये सारी चीज़ें हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ओके गाइस, आपको वो से पार्ट में डिवाइड करके बताया गया है, फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया गया है। आपको याद करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर ये आप चार्ट याद कर लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके गाइस, तो मैं श्वसन तंत्र के भाग पढ़े हैं, जैसे नासिका, श्वास नली, श्वसनी, श्वसन का, फुफ्फुस, कुपिका। गाइस, जैसे मानव में पाचन तंत्र के भाग है मुंह, गृहिका, आमाशय, क्षुद्रांत, छोटी आंत, वृद्धांत, बड़ी आंत, मलाशय। ओके गाइस, तो ये सारी चीज़ हमें पढ़नी है। ओके गाइस, आगे देखते हैं। फिर आता है उत्सर्जन। हमने ये सारी चीज़ कर ली है, अब उत्सर्जन की बारी आती है। तो हम उत्सर्जन, बहिष्करण, जैसे वहन एवं परिसंचरण में पढ़ेंगे। पौधों में वहन पढ़ेंगे, वहन जाइलम जल का वहन करता है, फ्लोएम भोजन का वहन करता है। होगा इस मानव में वहन पढ़ेंगे, जैसे रुधिर, हृदय, रुधिर वाहिका। उत्सर्जन पढ़ेंगे, जैसे पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है और मनुष्य में होता है। मानव में वृक्क की आधारभूत इकाई वृक्काणु है। ओके गाइस, आपको याद रखना है। वृक्काणु के भाग वुमेन, संपुट, कोश का पुच्छ, नलिका, हेलनी का लूप, नलिका, संग्रह, वाहिनी। ये सारी चीज़ पढ़ेंगे, आपको याद रखना है। ये सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। ओके गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है ये सारी चीज़ आ गई गाइस। देखो यहाँ से हम देखते हैं, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में पहला टॉपिक हमारा पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। आज हम किसको कवर करने वाले? तो आज हम करने वाले हैं पोषण। पोषण को कवर करने वाले हैं इस टॉपिक को। कल इसको करेंगे, इसको, फिर इसको। 4 दिन इसमें लगेंगे, 5 डेज हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। 5 डे में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा चैप्टर है इसलिए। ओके, तो हम अपने जैव प्रक्रम की परिभाषा पढ़ते हैं। तुम्हारी जैव प्रक्रम की परिभाषा है, वे सभी क्रियाएं जो आपस में मिलकर शरीर के अंगों की मरम्मत का कार्य करते हैं। वे सभी क्रियाएं जो हमारे शरीर में मिलकर अंगों की मरम्मत का कार्य करते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। ओके गाइस, आपको समझ आ गया होगा प्रक्रियाएं। ये हम अथवा करके भी डेफिनेशन हमारे पास, जैसे वे सभी प्रक्रियाएं जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करती हैं, उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैव प्रक्रम में होने वाली क्रियाएं यहाँ लिखी गई हैं, आपको ऊपर बता दिया गया था। पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। ओके गाइस, ये आपको डेफिनेशन याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड में 1 नंबर में आ सकती है। ओके गाइस, और एक क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जैव प्रक्रम में कौन से 4 भाग हैं। गाइस, तो
तो हम पोषण, पहला पार्ट हम अपना पोषण स्टार्ट करते हैं। तो पोषण, पोषण क्या है? तो पोषण वही चीज़ है जो भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया। जैसे हम भोजन को खाते हैं तो ये पोषण होता है। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जैसे सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना, भोजन का अवशोषण करना, शरीर के अंगों के मरम्मत व अनुरक्षण का कार्य करना पोषण कहलाता है। जैसे हमने भोजन खाया, एनर्जी आई, यही पोषण कहलाता है। ओके गाइस, इसकी सेकंड परिभाषा हम देखते हैं। ये सारी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके क्वेश्चन में पता नहीं कहाँ से डाल दे। ऐसे पोषण क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए। विषम पोषण क्या है? ओके, सजीवों में जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित करके ऊर्जा का निर्माण करना तथा शरीर के अंगों के मरम्मत और संरक्षण का कार्य करना पोषण कहलाता है। ओके गाइस, जैसे इसमें कहा गया जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जैसे हमारे पास ये पत्थर है, एक बड़ा सा अणु है, हमने इसको कई छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया, ये हमारा किया हुआ पोषण। ये हुए हमारे सरल अणु और ये हुआ हमारा जटिल अणु। अब हमने जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ दिया तो ये हम क्या कहते हैं? पोषण। तो इसी डेफिनेशन को आप समझ गए होंगे। जैसे हमने बड़ा भोजन खाया तो इसको छोटे छोटे कड़ों में पचाने का कार्य करता है, तो इसे हम पोषण कहते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा पोषण शरीर में दो प्रकार का होता है। आपको पता होगा सजीव में दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषी और दूसरा होता है विषम पोषी। ओके गाइस, मैं आपको एक बार और बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि पर डे ऐसी वीडियो आने वाली है। 1 और 10th की और 12th की वीडियो बायोलॉजी पर आने वाली है, राहुल कुमार बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। ओके गाइस, तो हम देखते हैं अपना कौन कौन से प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं, स्वपोषी विषमपोषी। हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है विषमपोषी। 2 नंबर का होता है विषमपोषी। ये आपको लिखा है विषमपोषी 2 नंबर का। ओके गाइस, अब देखते हैं पोषण। पोषण यहाँ डेफिनेशन साफ साफ दी गई है, अंतर डिफरेंस दिया गया है। जैसे पोषण, पोषण दो प्रकार होता है, स्वपोषण विषमपोषी। आपको ये अंतर याद करना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है कि स्वपोषी विषमपोषी में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन 100% आएगा, आपसे मैं लिख कर दे सकता हूँ। अगर आया तो आप 2025 का पेपर देखिएगा। ओके गाइस, मैं सबूत के साथ बताता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया है। ओके गाइस, तो देखते हैं क्या है। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। उदाहरण हरे पौधे। हरे पौधे किसका उदाहरण है? स्वपोषी का उदाहरण है, क्योंकि वे प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो स्वपोषी कहलाते हैं। ओके गाइस, और विषमपोषी में ऐसा जीव जो किसी जीव के अंदर पर निर्भर होता है। जैसे पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पा सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। जैसे मनुष्य स्वयं, हम पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, साग सब्जी पर निर्भर है, अपना पौध खुद तो नहीं बना पाते। क्या उदाहरण मानव है, अन्य जीवों। क्या नेक्स्ट है स्वपोषी पोषण। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव वायुमंडल में उपस्थित सरल कार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते, उसे स्वपोषण कहा जाता है तथा उन जीवों को स्वपोषी कहा जाता है। ओके गाइस, आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ ये आज समझ में आ रहा होगा। उदाहरण देखते हैं, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वयं पोषी कहलाते हैं। ओके गाइस, आपको बेस्ट उदाहरण हरे पौधे याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण, ये प्रकाश संश्लेषण जैसे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों CO2 व जल की सहायता से क्लोरोफिल में अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें ऊर्जा संचित होती है। क्लोरोफिल हरा वर्णक होता है। ओके गाइस, आपको ये क्रिया बेहद इम्पोर्टेंट है, ये क्रिया हमारी बेहद इम्पोर्टेंट है, आपको याद करके रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन में कई बार आई है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखिए 1 नंबर में भी आई है और 5 नंबर में भी क्वेश्चन आया है। ओके गाइस, तो आपको एक क्रिया याद करके रखनी है। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 H2O,
12 जल के अणु जोड़ते हैं क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हमारा C6H12O6। ये कैसे बना हम समझते हैं। ये बन गया हमारा ग्लूकोज और 6O2 लेकर गए प्लस 6H2O, 6 जल के अणु लेकर गए और ऑक्सीजन के 6 अणु निकले। ओके गाइस, जैसे 6CO2 था, यहाँ पर 6 कार्बन था, हमारा 6 कार्बन इधर आ गया, ये यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। ओके गाइस, 6O2 था, 6O2 था, हमारा 6O2 इधर आ गया, हो गया कंप्लीट ये वाला। अब इधर चलते 12H2 था तो 12H2 इधर आ गया, 24H2 थे हमारे पास, 24 क्यों थे, कैसे 24 कैसे थे हम समझाते हैं। क्योंकि H2 इधर थे, H2 है ना ये, तो 12 और 2 कितने हो गए, 24 हो गए ना, तो 12 इधर आ गए और 2 इधर आ गए, तो 6 दूनी 12 और 12 प्लस 12 इक्वल 24 हुए, तो ये 24 इधर हो गए। ओके गाइस, और 12 और 2 इधर आ गए, 6 दूनी 12। ओके, आपको समझा हुआ है क्रिया कैसे हुई। अगर आशा करता हूँ समझ में आई हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे यहाँ देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या होती है वो देखते हैं। तो जैसे सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, जल, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, स्थलीय पौधे से वायुमंडल से प्राप्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जल पेड़ पौधे छोड़ते हैं। ऐसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होने वाली घटनाएं देखते हैं हम, क्या कौन कौन सी घटनाएं गाइस, हम देखते हैं नेक्स्ट अपना हमारी ये कुछ घटनाएं, जैसे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश को अवशोषित करना, ये घटना है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, हमने देखा क्रिया को, आपने देखा होगा, रूपांतरित किया था। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। ओके गाइस, अब महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ते हैं हम, पेड़ पौधा का रंध्र, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जैसे पेड़ पत्तियों में छोटे पाए जाते हैं। ओके गाइस, इसकी हम देखते हैं क्या विशेषता रंध्र को की। तो रंध्र पेड़ पौधों में पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है। जैसे ये पत्ती है मेरी थोड़ी 8 धीमी है, इसलिए इस पर रंध्र ये छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, इन्हीं रंध्र पर होती है छिद्र पाए जाते हैं। जैसे ये रंध्र है, ये रंध्र द्वार, ये रंध्र द्वार है, ये द्वार कोशिकाएं, ये अधिचर्म कोशिका है, ये साइक कोशिका है बाहर का। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको डायग्राम याद रखना है क्योंकि ये आ सकता है। इसके कार्य क्या है, तो कार्य देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान इन छोटे छोटे छिद्रों से गैसों का आदान प्रदान होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की पेड़ पौधे क्रिया करते हैं, पत्तियां क्रिया करती हैं, तो इन छोटे छोटे रंध्रों से गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या समझ में आ गया होगा। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान जल का बूंदों के रूप में अवशोषित करना, जैसे आपने देखा होगा ठंडों के मौसम में ओस पड़ती है, तो ओस क्यों पड़ती है, जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं वो अपना जल निकालते हैं। ऐसे ज़्यादा जल हो जाता है उनमें, तो ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान अपना जल निकालते हैं। इसलिए आपको देखी होगी सुबह से उठते हैं हम जाड़ों में तो बूंदों ओस बोलते हैं उसे, तो यही कारण है कि ओस निकलती है। क्या है, विषमपोषी पोषण पर हमारा स्वपोषी पोषण खत्म हो चुका है, विषमपोषी पोषण पर आते हैं। तो देखते हैं विषमपोषी पोषण क्या कहता है। आपको डेफिनेशन तो हमने बता दी थी, वह पोषण जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। ओके गाइस, अब इसके हम भाग देखते हैं, इसके भाग क्या क्या हैं। तो इसके 3 भाग होते हैं विषमपोषी के भी, जैसे प्राणी संपोषी, मृतोपजीवी पोषण, परजीवी पोषण। ओके गाइस, इसके हम देखते हैं हम इसे। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। प्राणी संपोषण में जीव संपूर्ण पाचन का अंतर्ग्रहण करता है तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे अमीबा, उदाहरण अमीबा मानव, हम संपूर्ण पाचन भोजन लेते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर हमारा शरीर के अंदर पाचन होता है। क्या है, अब मृतजीवी पे आते हैं। मृतजीवी अपना भोजन मृतजीवी के शरीर से सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी, कवक। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे जो हमारे डींगल पर जाते हैं, डींगल बोलते हैं ना उन्हें, वो हमारे बालों में रहते हैं, हमसे पोषण प्राप्त करते हो गया। उदाहरण जोंक, अमरबेल, जू, फीता कृमि, एक होता है फीता कृमि।
अमरवेल पेड़ों पर डाल देते हैं, पेड़ों को सुखा देती है अपना पोषण पोषण प्राप्त करने के लिए। ओके गाइस, आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये संपोषी पोषण के 3 पार्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें बिना ना रहे, क्योंकि आपके ये 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहेगी यहाँ पर। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा एक प्राणी संपोषी है। फर्स्ट, वे जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के भीतर होता है, उसे प्राणी संपोषण कहा जाता है। गया हमने डेफिनेशन पहले बताई थी। उदाहरण है हमारा कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, जैसे एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। वे जीव जिनका शरीर एक कोशिकीय से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय कहा जाता है। ओके गाइस, वे जीव जिनका शरीर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वे बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। ओके गाइस, सबको समझ आ गया अंतर। और हमारा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और बहुकोशीय मनुष्य, जीव जंतु हम। गए मृतोपजीवी पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा मृत जीवी है हमारा वे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी जीवों सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी का पोषण कहा जाता है। उदाहरण फफूंद, कवक आपको बता दिया गया। ओके गाइस, और हमारा परजीवी पोषण, वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परंतु ये जीवों को मारकर अपना भोजन नहीं ग्रहण करते। आपको ये बात याद रखनी है कि परजीवी पोषण ऐसा पोषण है जिसमें जीव दूसरे मनुष्य के शरीर में रहता तो है पर उसे मारता नहीं, उसे नुकसान बिना पहुंचाए पोषण प्राप्त करता है। ओके गाइस, ये जीव अंदर या बाहर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहता है कहा जाता है। उदाहरण जू, अमरवेल, जोंक, फीताकृमि आपको बता दिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है, और डेफिनेशन भी याद रखनी है इनकी, और उदाहरण भी याद सकते हैं। मृत्युपजीवी और परपोषी में डिफरेंस लिखिए, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में। होगी गाइस, आपको सारी तैयारी करके जानी है। नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अमीबा आ गया। अमीबा में पोषण पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं अमीबा में पोषण क्या स्वपोषिकम। उदाहरण पढ़ते हैं अमीबा में पोषण। तो अमीबा एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव है जो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। ये हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ ये सारे संघ पढ़ेंगे। ये अनिश्चित का आकार का होता है जो नदियों, तालाब तथा झीलों में पाया जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं इसमें अमीबा आ गया। ये भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है। ये आ गया खाद्यकण, ये केंद्रक, ये पदार्थ, इसके पैर हैं ये दोनों। जैसे भोजन यहाँ पर आया इसने यहाँ पर घेर लिया, ये देखो आ गया। अब रिक्तका की सहायता से इसको, जैसे खाद्य रिक्तका, इससे खाद्य रिक्तका, ये खाद्य रिक्तका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। इसको खाद्य रिक्तका इसको तोड़ देती है छोटे छोटे कणों में। ओके गाइस, बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की वो गति करता है, एक गति कर रहा है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। जो बचा हुआ होता है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे हम मनुष्य अपने मल को बाहर निकालते हैं बचा हुआ पदार्थ। ओके गाइस, नेक्स्ट उदाहरण हमारा पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, इसे देखते हैं। पैरामीशियम पच्चा होते हैं, कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं, पच्चा होते हैं जो ढके होते हैं। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है, एक स्थान से ही ग्रहण करते हैं भोजन। ओके गाइस, आपको समझ आएगा। पैरामीशियम कुछ इस तरह का होता है, मैं डायग्राम बना नहीं सकता अभी, बाद में डायग्राम भी देखेंगे। इस देखो अंतर आ गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर है क्योंकि एनसीईआरटी में खुद दिया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। अगर आपने याद कर लिया समझो आपके 2 नंबर पक्के। ये 3 नंबर में भी डाल सकता है उदाहरण देकर। ये लिख सकता है स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर लिखिए, और दोनों के एक एक उदाहरण लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, तो आपका 3-4 नंबर तो वैसे ही पक्का हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं इसका अंतर देखते हैं। तो इसमें अंतर है
यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है। सपोज ये पोषण कीटों तथा जंतुओं में पाया जाता है। इसमें पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। जंतु अपने भोजन हेतु पौधे एवं शाकाहारी प्राणियों से प्राप्त करते हैं विषमपोषी में। ओके गाइस, पौधे प्रकाश संश्लेषण में हरित तथा सूर्य के प्रकाश को प्रयोग करते हैं। स्वपोषी पोषण में विषमपोषी पोषण में पोषण भोजन का निर्माण नहीं होता है। इसमें भोजन का निर्माण नहीं होता है। ओके गाइस, पौधों को भोजन के निर्माण के लिए कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। जंतु को अपने भोजन हेतु कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। ओके गाइस, अगर आपको ये 2 नंबर में आए तो 2 पॉइंट लिखकर आपको इसका एक एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल लिख देना है। आपको 2 पॉइंट एग्जामिनर हंसते हंसते दे जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट है देखते हैं गाइस, ये हम कहाँ पर आ गए। ये पिछली ये गाइस से आ गए हम अपनी, हमने यहाँ तक देख लिया था। हाँ, इस स्लाइड पाते हैं हम। मनुष्य में पोषण, अब पढ़ेंगे हम मनुष्य में पोषण। हमारा अगला टॉपिक है मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण कैसे होता है? पहले अंतः ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बच्चेपन, ये 5 स्टेप पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण के। ओके गाइस, आप दिल थाम के बैठ जाइए, हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। आप समझ जाएंगे हमारे अंदर पोषण कैसे होता है। पाचन तंत्र पढ़ते हैं, पाचन तंत्र। नेक्स्ट कलर लेते हैं। भोजन के जटिल पोषक पदार्थों, बड़े अणुओं को भिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है तथा जो तंत्र यह कार्य करता है वह पाचन तंत्र कहलाता है। ओके गाइस, जैसे हमने बड़ा बताया था, ये बड़ा पत्थर है, इसको छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। ओके गाइस, हम देखते हैं हर नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित होती है। इसके कितने स्टेप हैं? जैसे मुंह में भोजन का अंतर्गत हुआ, दांत ने भोजन को चबाया, जीभ ने भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाया हो गया। फिर लार ग्रंथि आई। लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। स्टार्च, लार, एमिलेस एंजाइम, माल्टोस, शर्करा मिली मुंह में। फिर हमारा भोजन 2 स्टेप में गया, ग्रिस्का में। ये फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया जा रहा है, आपको याद रखना है। मुंह से मांस तक भोजन ग्रिस्का की क्रमांकन गति द्वारा लिया जाता है। जैसे यहाँ भोजन गया, फिर यहाँ ऐसे हुआ, फिर भोजन आगे ढकेला गया, ऐसे ग्रिस्का की मांसपेशियों का संकुचन शीतलन होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये आगे गाइस, मानव पाचन तंत्र। ये मानव पाचन तंत्र आपको दिखाया गया है। जीव, ये जीव है, ये मुगुआ है, ग्रिस्का। एक क्वेश्चन बहुत आता है, डायग्राम की सहायता से आता है गाइस, आपको डायग्राम भी याद रख लेना। उसमें दे देगा पाचन तंत्र का कार्य बताइए, पाचन के कौन कौन से पार्ट होते हैं बताइए, और चित्र भी डायग्राम में बनाइए। ओके गाइस, जैसे अमाशय, क्षुद्रांत, वृद्धांत, मुग्धाद्वार, अग्नाशय, प्रशिका, पित्तनली, पित्ताशय, यकृत। ये चीज़ आपको याद करके जानी है और ये डायग्राम भी देखना है। ओके गाइस, हमारा आगे हार नाल के कार्य क्या क्या होते हैं? तो हार नाल के कार्य भोजन को सरलीकृत करना, सरलता में अणु में तोड़ना, भोजन का पाचन व अवशोषण करना, भोजन को मुख से गुदा तक गति प्रदान करना, संकुचन शीतलन करना, गति प्रदान करना, जो भोजन मुख से है वो गुदा तक जाए और अपशिष्ट पदार्थ निकल जाए। ओके गाइस, पाचन कार्य में प्रमुख प्रयुक्त होने वाले अंग कौन कौन से प्रयुक्त होने वाले अंग? मुख और मुगुआ। इसमें एक जोड़ी ओंठ पाए जाते हैं, ओंठ होते हैं हमारी एक जोड़ी। मुख की संरचना कटोरीनुमा होती है। जीभ स्वाद अनुभव कार्य करती है। दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। जबड़े ये कठोर मांसपेशियाँ होती हैं। ओके गाइस, ये मुख में होते हमारे। जीभ, दांत, जबड़े, ये सारे काम हमारे भोजन को चबाने का, कोई भिगोने का, कोई स्वाद का कार्य करते हैं। ओके गाइस, हम जिसमें दांत देखते हैं, दांत हमारा क्या कहता है? दांत, अस्थायी दांत हमारे 20 होते हैं, जो जीवन में हमारे 2 बार उगते हैं। ओके गाइस, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है ऐसे, कौन से दांत है जो हमारे जीवन में 2 बार उगते हैं? तो आपको आंसर लिखना है अस्थायी दांत। दूध के दांत होते हैं जो जीवन में हमारे 2 बार निकलते हैं, एक जन्म के समय और एक दूसरी बार उगते हैं। ओके गाइस, और स्थायी दांत हमारे 32, जैसे कृंतक, रत्नक, अग्रचौड़क, चौड़क, इनकी संख्या भी पढ़ेंगे हम गाइस।
देखते हैं ये दांत का डायग्राम। मनुष्य के दांतों की निम्न विशेषता होती है। जैसे मनुष्य के दांत गर्तदंती होते हैं अर्थात जबड़े मसूड़े के सांच में फिट होते हैं। जैसे ये हमारे दांत हैं और यहाँ पे फिट हुए तो गर्ददंती कहलाते हैं। मनुष्य के दांत दो बार दंती होते हैं अर्थात जीवन काल में दांत दो बार आते हैं। ओके गाइस, मनुष्य के दांत विषमदंती होते हैं। ओके गाइस, दो बार दंती होते हैं क्योंकि जीवन काल में दो बार आते हैं हमारे दांत, 20 दांत हमारे दो बार आते हैं। गाइस, ये हमारा नेक्स्ट आगे चला गया। हम देखते हैं पिछला ही हमारा ये टॉपिक। हाँ, ये आ गया फिर से। देखते हैं ये क्या तक हमारे ये रदनक हैं, अगर इधर होते हैं अर्घ चौड़क हनुगर्तिका होती हैं ये, जैसे हम डाढ़ बोलते हैं। ओके गाइस, देखते हैं इनके कार्य क्या है। कृंतक भोजन को खतरनाक काटना। जैसे आगे के हमारे दो बड़े दांत होते हैं उन्हें कृंतक कहते हैं, जो बड़े होते हैं। प्रत्येक जबड़े में चार दांत चार होते हैं, ये जबड़े में पाए जाते हैं। भोजन को खतरनाक काटना है। जैसे हम रोटी खाते हैं तो हमारे दाढ़ की तरफ जाता है तो एक टूटते हैं। रत्नक भोजन को चीरना और फाड़ना। प्रत्येक जबड़े में दो दो होते हैं। गैस अग्रचूड़क भोजन को चबाना। प्रत्येक जबड़े में चार चार होते हैं। आपको दांतों की संख्या याद रखनी है, ऊपर 4 नीचे 4। और रत्नक ऊपर 2 नीचे 2, अग्रचूड़क ऊपर 4 नीचे 4। ओके गैस, चूड़क भोजन को चबाना। प्रत्येक जबड़े में 6 होते हैं। गैस आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये सूत्र भी पूछ लेता है। हम सूत्र आपको अगली वीडियो में बता देंगे। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक हमारा क्या है, ग्रसनी। दूसरे नंबर का ग्रसनी आता है। तो ग्रसनी में इसमें मुक्गा का पिछला भाग क्यूपनिमा आकार का होता है, जो ग्रसनी में खुला होता है। ओके गैस, आपको समझ आया होगा, मुक्गा का पिछला भाग जो कीपनुमा होता है ऐसा होता है, वो ग्रसनी में जाकर खुला होता है। ग्रसनी देखते हैं। ग्रसनी में हमारा क्या क्या आता है। ग्रसनी में आता है मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी, अधो ग्रसनी, या इसमें 5 पास कंठ ग्रसनी, घाटी ढक्कन एपिग्लॉटिस कहते हैं उनकी। इस एपिग्लॉटिस का भी हम पढ़ेंगे क्या रोल प्ले करता है एपिग्लॉटिस। आगे देखते रहिए। ग्रासनाल या ग्रिस का 3 भाग पार्ट होते हैं इसके। तीनों नाम आपको याद रखने हैं। बच्चुआ से होती हुई तनपुट में उदरगुहा के माध्यम से खुलती है। ये जो ग्रसनी होती है मुख की कीपनीमा यहाँ से उठती हुई ये अमाशय में खुलती है, अमाशय में यहाँ पर जाकर खुलती होगी। जैसे संकरी पेशी नली होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। श्लेष्मान ग्रंथि भोजन को लसा बनाती है। ओके गाइस, भोजन को क्रमांकुंचन गति प्रदान करती है। ये ग्रसनी के शीर्ष पर ऊतकों का एक पल्ला होता है जिसे घाटी ढक्कन या एपिग्लॉटिस कहलाते हैं। यही हमारी आवाज़ को नियंत्रित करता है। ओके गाइस, आगे देखते हैं हम आगे हमारा क्या कहता है। तो आगे देखते हैं हम, देखते रहिए गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करें। अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें जिससे वो भी 10th की परीक्षा पास कर सकें, क्योंकि यहाँ पर 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों साइंस पढ़ाया जाएगा। ओके गाइस, और आपको मैं बता दूँ कि ये जो बताया जा रहा है, ये पार्ट टॉपिक बताए जा रहे हैं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट नोट के माध्यम से बताए जा रहे हैं। आपको लॉन्ग नोट्स नहीं है, ये मेन टॉपिक पार्ट इसमें आपको विभाजित किए गए हैं। मेन जो टॉपिक हैं वो ही आपको लिखे गए हैं। मेन पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ओके गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉडल पेपर भी हम सॉल्व कर पाएंगे इसी बीच। ओके गाइस, तो देखते हैं हम क्या हमारा, तो हमारा ये अमास्य आ गया। 4th नंबर का हमारा होता है अमास्य। तो अमास्य हो गया, ग्रीस का हो गया। जैसे जठर यहाँ पर जे ग्रीस का आ गई है अमास्य में खुली, फंडस चटग्राम उसका ये जे आकार का होता है। आपको दिखा होगा ये जे आकार की पेशी संरचना है। तनपुट के नीचे कुछ बाई एक थैलीनुमा संरचना 1 से 3 लीटर आहार डालता है। यह भोजन पाचन को रोक कर रखता है। ये भोजन को रोक कर रखता है, पाचन करवाता है। ओके, अमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटा रहता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है एक HCl, इसमें जठर इसमें HCl पेप्सिन रेनिन श्लेष्मा होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो भोजन को अम्लीय बनाता है। ओके गाइस, आगे देखते हैं। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन दूध का पाचन करता है, और श्लेष्मा है वो अमाशय की दीवार पर रक्षात्मक आवरण बनाती है। जो श्लेष्मा होती है वो अमाशय की जो दीवार होती है उसको रक्षात्मक मतलब रक्षा करती है। ओके गाइस, आगे हमारा अमाशय ये आ गया। जठर ग्रंथि आ गई, पेप्सिन पढ़ाया, हाइड्रोक्लोरिक श्लेष्मा, ये 3 चीज़ें आपको बताई थी। पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है ये,
और श्लेष्म अमाशय के अंतरिक्ष स्तर की अम्ल से रक्षा करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। मैंने आपको बताया था कि HCl अमाशय में भोजन को अम्लीय बनाता है, अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है। ओके गाइस, इसमें पहला है जठरगांठ अवरोधनी। जठरगांठ कृष्णकाव अमाशय को विभाजित करके अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकने का कार्य करती है। जठरगाम अवरोधनी कहते हैं जिसे ये अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती है। ओके गाइस, और आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे लिखना है, उसको एग्जामिनर ऐसे देगा, अमाशय क्या है, अमाशय का चित्र वर्णन करते हुए उसका उदाहरण लिखिए। मैं आशा करता हूँ आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा, जठराग्रम अवरोधनी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है जठर निर्गमी अवरोधनी। तो इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है अमाशय व छोटी आंत को विभाजित करता है। यह जो अमाशय होता है और छोटी आंत होती है उसको विभाजित करती है एक। ओके गाइस, और सेकंड पॉइंट है इसमें छोटी आंत में भोजन निकास का नियंत्रण का कार्य करती है। ये जो जठर निर्गमी अवरोधनी होती है ये छोटी आंत में भोजन निकास का नियंत्रण का कार्य करती है। ओके गाइस, हम आगे देखते हैं, आगे हमारा छोटी आंत क्षुद्रांत। ये छोटी आंत आ गई हमारी आगे, छोटी आंत क्षुद्रांत जैसे क्षुद्रांत कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, आपको पढ़ने को मिलेगा। सर्वाधिक पाचन और भोजन पाचन व अवशोषण होता है। इसमें 2 ग्रंथियां द्वारा रस आता है, यकृत और अग्नाशय। जो छोटी आंत में उसमें 2 ग्रंथियों द्वारा रस आता है, उसका नाम है यकृत और अग्नाशय। ओके गाइस, आहार नाल का सबसे लंबा भाग लगभग 7 मीटर। ये जो छोटी आंत होती है 7 मीटर लंबी होती है। इसमें सबसे ज़्यादा पाचन और अवशोषण होता है। ओके गाइस, अगर आपके मल्टीपल चॉइस में आए ऐसा क्वेश्चन आए कि वह कौन सा अंग है जिसमें सबसे ज़्यादा पाचन और अवशोषण होता है, तो छोटी आंत। ओके गाइस, और ऐसा आए आहार नाल का सबसे लंबा भाग तो 7 मीटर लिख कर आएगा, और क्वेश्चन में सबसे पूछा कौन सा है तो छोटी आंत। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत देखते हैं हम। छोटी आंत क्षुद्रांत आंतरस, इसमें कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन 3 वो पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारा करता है ग्लूकोज का, वसा अम्ल ग्रोसर का, और प्रोटीन हमारा अमीनो अम्ल का। ओके गाइस, सेकंड पॉइंट है यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। जो ये छोटी आंत है यकृत रस और अग्नाशय है जो श्रावण करते हैं उसे प्राप्त करती है। यकृत पितरस पित्तलवण वसा बड़ी गोलिका मिश्रण छोटी गोला, जैसे वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का कार्य करती है। ओके, बी अग्नाशय अग्नाशयिक रस, बी अग्नाशय को अग्नाशयिक रस में बदलने का कार्य करती है। जो अग्नाशयिक रस है वो एमिलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। ओके गाइस, और आपको दिख रहा होगा प्रोटीन, ये फिर बार टॉपिक चेंज हो जाता है। ये देखते हैं, प्रोटीन जो होता है वो ट्रिप्सिन की सहायता से पेप्टोन्स में बदलता है, और वसा अम्ल में बदल जाता है, स्टार्च ग्लूकोज में बदल जाता है। ओके गाइस, थर्ड पॉइंट हमारा दीर्घरोम, जो ये है अवशोषण का सतही क्षेत्र पर बढ़ा देते हैं। जो दीर्घरोम होते हैं बिलाई कहते हैं जिन्हें, अवशोषण का सतही क्षेत्र पर बढ़ा देते हो। गाइस, बड़ी आंत देखते हैं। बड़ी आंत हमारा वृद्धांत, बड़ी आंत में वृद्धांत कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। छोटी आंत से शेष बचे अपशिष्ट पदार्थ वजन को किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत कर पाचन में मदद करते हैं। ओके गाइस, इसमें पाचन क्रिया नहीं होती है, केवल जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है। अपशिष्ट भोजन मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये वो होता है, ये बस इसमें जल का अवशोषण होता है और खनिज पदार्थों को गाइस, और बाकी बचा हुआ भोजन मल के रूप में बाहर निकल जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा पाचन ग्रंथियाँ हमारी लार ग्रंथियाँ। फर्स्ट हमारे मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लार की प्रकृति हल्की अम्लीय होती है। 3 जोड़े होते हैं, कर्णपूर ग्रंथि, अधोजोब और अधोजिह्वा। ये 3 प्रकार की 3 जोड़ी ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथि। ओके गाइस, नेक्स्ट एक हमारा नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा लार में हमारा स्टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का 30% पाचन करता है। लार में लार एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का 3% पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन 30% करता है। ओके गाइस, स्रावित एंजाइम लार में टाइलिन होता है। ओके गाइस, स्टार्च पॉलीसैकेराइड छोटे पॉलीसैकेराइड में बदल देता है। ओके गाइस, इसमें देखो क्या क्या भाग होते हैं, मुग्वा, ग्रसनी,
ग्रासनली अमाशय 4 भाग होते हैं गैस। अमाशय में ऑक्सीटोसिन नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण करती हो गया। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करवाती हैं। रेनिन हमारे दूध का पाचन करता है। कैसीन पैरोक्सिन में बदल जाता है। ओके गाइस, अमाशय में जठर रस मिला हुआ भोजन कायम कहलाता है। जो अमाशय होता है उसमें जठर रस मिला होता है, जैसे भोजन उसमें जाता है तो भोजन किसका कहलाता है, कायम बदल जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है अग्नाशय। ये बदल गया, अग्नाशय गाइस आ गया। अग्नाशय देखते हैं, अग्नाशय में क्या करता है, शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। जो अग्नाशय होता है वो हमारे शरीर में जो रक्त होता है उससे शर्करा को नियंत्रित करता है, जैसे शुगर बढ़ जाता है वो नियंत्रित करता है। ओके गाइस, आंतों में प्रोटीन बसा हुआ कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जो अग्नाशय होता है वो हमारा आंतों में बसा हुआ कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ओके गाइस, आगे प्रोटीन के पाचन के लिए क्या क्या आवश्यक, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन पेप्टाइड। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। ओके गाइस, और ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। ये दोनों ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देते हैं। ओके गाइस, कार्बोहाइड्रेट के पचाने के लिए एमाइलेज स्टार्च माल्टोज। जो कार्बोहाइड्रेट है उसे पचाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एमाइलेज और स्टार्च और माल्टोज चाहिए। हो गया, वसा को पचाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, लाइपेज चाहिए। वसा के जटिल कर शरार में तोड़ देता है। जो लाइपेज होता है गाइस वो वसा के जटिल कण को सरल में तोड़ देता है। ओके गाइस, आगे देखते हैं हम आगे क्या है। आगे हमारा आंतरिक रस आ गया। आंतरिक रस अग्नाशय रस में बदल जाता है। जो ये होता है एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, 3 होते हैं इसके अंदर। ये मैंने आपको बताया था। आगे ट्रिप्सिन पेप्टोज, ये आपको छोटी आंत में पढ़ाया गया है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, बाह्य स्रावी भाग्य अग्नाशी रस का स्राव करता है। इसके क्षारीय माध्यम में कार्य करने वाले एंजाइम प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। जो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, अंत मिश्रित ग्रंथि है। ओके गाइस, देखते हैं अग्नाशी रस के एंजाइम क्या है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ये अग्नाशी रस के 3 वो हैं। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, और एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज है वो प्रोटीन का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। ओके गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ आपको मैं यहाँ तक पढ़ाया है आपको समझ में आया है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे पढ़ते हैं। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि जो पित्त का निर्माण करती है। पित्ताशय में संग्रहित पित्त वसा के पाइशीकरण तथा एंजाइमों के लिए क्षारीय माध्यम बनाने का कार्य करता है। जो पित्त यकृत होता है वो एंजाइमों के लिए क्षारीय माध्यम बनाता है। यह मध्य पट के नीचे स्थित लगभग त्रिकोणीकार अंक है। यकृत को 2 भागों दाएं और बाएं पलिकाओं में विभाजित नजर आती है। यकृत 2 भागों में बटा होता है, दाएं और बाएं। ओके, जो फर्स्ट है यकृत है पितरस को पितृलवण में बदलता है, और बसा पितृलवण की बाद से परसा। जो बसा है वो पितृलवण की सहायता से बसा को छोटी कोशिकाओं में बदल देता है, जिसे एमनसीकरण कहते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपको आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका पाचन खत्म हो गया। जो यहाँ पर आपको 3 टॉपिक बचे हैं, श्वसन, विषम और उत्सर्जन। ये 3 टॉपिक हम आपको अगली वीडियो में समाप्त कर देंगे। ओके गाइस, जो हमारी इससे अगली वीडियो होगी उसमें हम समाप्त कर देंगे। ओके गाइस, तो आपको समझ आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आज का पाचन टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख, आपको पक्का समझ में आएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड 1 शॉट मिलने वाला है, 10th का और 12th का। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बने रहें हमारे साथ 1 शॉट देखने के लिए। और 12th का 1 शॉट हमारे राहुल कुमार बायोलॉजी यूट्यूब पर चल रहा है, वो आप सर्च कर लें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम श्वसन और 3 भागों को कंप्लीट करते हैं। ओके गाइस, धन्यवाद।